हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। गाइस, आज हम लोग साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर ना बहुत मायने में ख़ास होने वाला है। सबसे पहली बात कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आपकी लाइफ में ये चैप्टर हमेशा ही काम आने वाला है, राइट। तो इस चैप्टर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना ज़्यादा, राइट। चलो फिर तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ। चैप्टर 1, ठीक है ना, बायोलॉजी का चैप्टर 1। ओके, आपके बुक का चैप्टर नंबर 6। उस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो कितने लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ा था? आई थिंक 4 थे, है ना। पहला था डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, तीसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स जो थे इनको हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस कहा था। क्यों कहा था लाइफ प्रोसेसेस? क्योंकि इनके बिना आपका लाइफ पॉसिबल नहीं था, राइट। यानी कि किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए ये चारों प्रोसेस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा 6 नंबर चैप्टर, या फिर हम ऐसे कह लें बायोलॉजी का पहला चैप्टर। अब बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर की बात करें या फिर 7th चैप्टर की बात करें आपके साइंस के बुक की, तो वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। इस चैप्टर में बताया गया था कि जिंदा रहने के अलावा आप जितने भी रिस्पॉन्सेज देते हो इन्वायरमेंट में, या फिर आप सोच सकते हो, ये सब कुछ संभव हो पाता है 2 रीज़न से। पहला तो आपका ब्रेन एंड दूसरा न्यूरॉन्स, ओके। इन दोनों की वजह से आपका जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो पाता है पूरा का पूरा बॉडी, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब तीसरा जो चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज चैप्टर नंबर 8, ओके। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि आपके जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है वो तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया। आपकी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि आपको रिस्पॉन्सेज देने के लिए, फील कराने के लिए, ठीक है ना, जितने भी रिक्वायर्ड थे प्रोसेसेस उनके बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब क्या आप अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो? बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो आप कैसे बढ़ाते हो जनरेशन को? किस हद तक जनरेशन को आगे बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जो कि चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओके। इस वजह से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम ये चारों जो चैप्टर्स थे इनके बिना तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ पॉसिबल ही नहीं था, राइट, ओके। ये जो सेकेंड चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बिना लाइफ तो पॉसिबल था। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन नहीं हुआ करता था, न्यूरॉन्स नहीं हुआ करते थे, बट फिर भी वो जिंदा तो थे, अलाइव थे, राइट। तो यानी कि आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये रन कराने के लिए इम्पॉर्टेंट था चैप्टर, जिंदा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना, ओके। लेकिन अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन, इसके साथ क्या है ना कि आप तो जिंदा रह लोगे, रिप्रोडक्शन अगर आप नहीं करोगे तो आप तो जिंदा रह लोगे, या फिर कोई प्लांट की बात कर ले, किसी एनिमल की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा तो वो तो जिंदा रह लेगा, लेकिन उसका जो स्पेसीज है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा इस अर्थ पे, ओके। उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी इस अर्थ पे, ठीक है ना। तो उसकी पूरी की पूरी स्पेसीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अर्थ पे अपने पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, ओके। यानी कि जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी नेसेसिटी की बात करते हैं, तो उसमें सिंगल इंडिविजुअल को ना देख करके हम लोग पूरे के पूरे पॉपुलेशन को देखते हैं, ठीक है ना। अगर एक आदमी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर उस पॉपुलेशन में किसी ने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो फिर उसका पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसका जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा इस अर्थ से, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाएंगे जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इंसान में तो आपने देखा है बहुत सारे ऐसे मदर हैं, कपल एक्चुअली कह सकते हैं हम, है ना, मदर फादर, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बेबी पैदा नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग और ज़्यादा जानेंगे, राइट। अभी इस स्लाइड को मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, राइट। तो रिप्रोडक्शन
इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, राइट, बाय विच, जिसके द्वारा ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ऑल ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स सब आ जाएंगे, राइट। ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई, ओके, इन नंबर, ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंक्रीज, और मल्टीप्लाई करने के बाद से क्या करते हैं, इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, राइट, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, ये तो हो गई हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, यहाँ पे टाइप की बात मैं क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत प्रिमिटिव हैं, कुछ बहुत एडवांस हैं, जैसे कि इंसान बहुत एडवांस है, ह्यूमन बीइंग, राइट। बट अगर हम लोग और ज़्यादा बात करें तो प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, अपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, सब पढ़ा है ना आपने। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रिमिटिव से एडवांस लेवल पे चलते गए, है ना, इवोल्यूशन होता गया उनमें। तो इसी वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रिमिटिव हैं वो उस तरीके से तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे ना जैसे कि हम करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स करते हैं, क्योंकि उनमें उतना ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास तो ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, ऑर्गन्स की बात छोड़ो, टिश्यू भी नहीं होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया की बात कर ले, बैक्टीरिया में क्या है कि एक सेल ही होता है, ठीक है ना, और वो सेल भी कंप्लीट नहीं होता है, इसी वजह से उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ओके। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि बहुत सिंपल हैं, वो उनमें तो टिश्यूज़ भी नहीं पाए जाते हैं, और सेल की बात कर ले तो कंप्लीट सेल भी नहीं पाया जाता है। तो उनका जो प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन करने का वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा ना, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए उनसे, है ना। चलो, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 टाइप्स बनाए हैं रिप्रोडक्शन के, ओके। और ये जो 2 टाइप्स हैं आपने 8th क्लास में पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला तो रिप्रोडक्शन जो होता है उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। आपने नाम सुना है क्या, ज़रा सा याद करना 8th क्लास में, ओके। और दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है उस वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। दोनों में क्या अंतर है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, उसके बाद से इसके बारे में हम लोग और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ, एक ऐसा मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है दैट इन्वॉल्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है ना, दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिविजुअल, ओके, या फिर वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, राइट। बट इसके अपोजिट अगर हम लोग सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है, ओके, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है दैट इन्वॉल्व्स, आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे, दैट इन्वॉल्व्स, बिल्कुल सही, 2 पेरेंट्स, ओके, या फिर 2 इंडिविजुअल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके आगे आपको एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा, ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है ना, यानी कि दोनों इंडिविजुअल जो है वो अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, यानी कि अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए। 2 मेल रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते हैं, 2 फीमेल्स रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। चलो फिर, ये हर केस की मैं बात कर रही हूँ, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, आप समझ रहे हो, ओके। सेकेंड नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखना, नो रिक्वायरमेंट ऑफ, वेट अ सेकेंड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, ठीक है। सेक्स सेल्स क्या होते हैं, इनको गैमेट्स भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बस इतना याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके के सेक्स सेल या गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, सेक्स सेल्स
आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेक्स सेल की ज़रूरत पड़ती है, और सेक्स सेल की जब मीट करते हैं ना तो ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके के सेक्स सेल, जिसको कि गैमीट भी बोलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रखोगे? ओके, चल फिर तो आगे डिफरेंस को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तीसरा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखो, द थर्ड डिफरेंस इज ऑफस्प्रिंग्स आर। अच्छा, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग मतलब जो बेबीज पैदा होती है ना, ठीक है, जो बेबीज पैदा होती है रिप्रोडक्शन के बाद से, उनको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, यानी कि जो बेबीज पैदा होंगे, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, फोटो कॉपी होते हैं, ठीक है ना। किसके? तो पेरेंट के। ओके, इनको क्लोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन्स भी कहा जाता है। बट अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स शो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, ठीक है ना। ट्विंस की बात करूँ तो ट्विंस एक जैसे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, या हमारे आसपास भी तो दिख ही जाता है, ठीक है ना। तो जो ट्विंस होते हैं उनमें भी जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों पाया जाता है वो सब हम लोग चैप्टर के अंदर बात करेंगे, राइट। बट ऑफ इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, टू कॉपी होते हैं, इनको क्लोन्स भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद से चौथा नंबर क्या है डिफरेंस, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, क्यों प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, जरा सा ये मेरे को बताना। अपना आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। ओके, वैसे तो मैं जब चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी तो बताऊँगी ही, बट आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। ओके, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बहुत लेस नंबर में प्रोड्यूस होता है। आप तो देखते ही हो, इंसान में ही देख लो ना, नॉर्मली तो वन ही बेबी प्रोड्यूस होता है वन टाइम में, कभी कभी 2 या 3 हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंस जो है वो क्यों आए, ये आप मेरे को बताओगे, ठीक है। ओके, एक लास्ट डिफरेंस और देख लो। वैसे तो डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, बट सारे के सारे 10th लेवल पे आपको समझ नहीं आएंगे। ओके, अब जब और ज़्यादा 11th-12th में अगर आपने बायोलॉजी लिया तो फिर वहाँ पे आपको और ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, बट 10th लेवल पे जितना रिक्वायर्ड था मैंने वहाँ यहाँ पे उतने लिखा दिए हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, तो लास्ट वाला क्या है, asexual reproduction can be seen in mostly unicellular organisms। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ना मैंने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि एक सेल होता है बस, टिश्यूज नहीं होते हैं। तो यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। वही बात आ गई ना जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बहुत प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कैन बी सीन मोस्टली, मैं यहाँ पे मोस्टली लिख रही हूँ, 100% की बात नहीं, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, है ना। मोस्टली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, ये मल्टी सेलुलर यानी कि एडवांस ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होता है ना, आपने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, है ना। ओके, तो यहाँ पे वही वाली बात मैंने लिखाई जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इन सबको पढ़ाऊँगी, डिटेल में पढ़ाऊँगी। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो इन सारे डिफरेंसेस को और बढ़िया से आपको क्लियर करूँगी। बट यहाँ पे आई थिंक आपको डिफरेंसेस लगभग क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखना, जो मैंने पहला डिफरेंस लिखाया है, वेट अ सेकेंड, जो मैंने पहला डिफरेंस लिखाया है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिजम्स। आप समझ रहे हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, द लास्ट पॉइंट मैंने लिखाया अभी, तो इस वजह से इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे क्या, 2 ऑर्गेनिजम्स की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो बच्चे को पैदा कर देता है,
ठीक है। और एक बच्चे को पैदा करता है क्या? नहीं, क्लोन्स को पैदा करता है, आइडेंटिकल बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करता है। ओके, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इज अ मैटर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स। यहाँ पे कितना ऑर्गेनिज्म, कितने इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है? दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है, और वो दोनों अपोजिट सेक्स ही होने चाहिए। आप फ्लावर की बात कर लो, एनिमल की बात कर लो, या प्लांट की बात कर लो, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, गेमेट्स की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। और यहाँ पे होती है। अब गेमेट्स दोनों के होने चाहिए, मेल के भी होने चाहिए, फीमेल के भी होने चाहिए, दोनों का मीटिंग होता है तो ही यहाँ पे बेबी पैदा होता है। किस तरीके से मीटिंग होता है, गेमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैंने और क्या लिखाया था? थर्ड नंबर पॉइंट, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे यानी कि बेबीज पैदा होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है ऑफस्प्रिंग को, तो आप सोच सकते हो सब आइडेंटिकल ही होंगे, सब अपने मम्मी जैसे होंगे, सब अपने पापा जैसे होंगे। यहाँ पे तो मम्मी पापा की बात ही नहीं कर सकते, यहाँ पे तो सिर्फ हम पेरेंट ही बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सेक्स होता नहीं है ना, मेल फीमेल तो होते नहीं है, होते भी हैं तो सिंगल पेरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकता है, ठीक है। बट सेक्सुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे फीमेल्स ही बेबीज को पैदा करती हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशंस, और चूंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के मीटिंग के बाद ही दोनों के गेमेट्स जब मिलते हैं तभी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, इस वजह से यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि जो बेबीज पैदा होते हैं उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, और भी इन सारे वर्ड्स को मैं और आगे जाके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब यहाँ पे देखो 5वां नंबर पॉइंट में मैंने लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन प्रोड्यूस। यहाँ पे एक साथ बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो सकते हैं, क्यों? इसका आंसर आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसी क्या बात हो गई भाई कि यहाँ पे जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, एक या दो क्यों नहीं हो सकते? जैसे इंसान में होते हैं, हमारे में होते हैं, मल्टी सेलुलर में होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के प्रोड्यूस होते हैं, बट यहाँ पे लार्ज नंबर कहने का मतलब आप समझ रहे हो, मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि ऑफस्प्रिंग्स मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, ओके। एंड यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है, एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बस आज के लिए इतना ही। आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। एंड दूसरी बात है कि आपको ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। देखो आपको समझ में तो आ रहा है, मेरे को पता है, ठीक है ना, बट है कि आपको दिमाग में भी थोड़ा सा आना चाहिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है तो आप बता पाओ, राइट। ओके, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बारी बारी से पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रिमिटिव है, वो इजी भी है। ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये भी जानेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कौन किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पहले हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और तब हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप ये जान पाओगे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, अपने पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करते हैं, ओके। एंड अगर मार्क्स की दृष्टि से देखें तो भाई तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो चलो फिर, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वाले हमारे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।